नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी रात्रि प्रवास, निकाय चुनाव पास। उत्तराखंड के नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती को आज 1 साल पूरा हो गया। निकाय चुनाव जल्द होंगे, इसके इंतजार में 1 साल भी बीत गया, लेकिन अब तक निकाय चुनाव को लेकर शासन स्तर पर कोई खास हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत भाजपा नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी निकायों में सर्वे और रायशुमारी भी कराई जाएगी। भाजपा का तर्क है कि आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस निकाय चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है। इसके तहत कांग्रेस ने 13 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण के निर्देश भी दे दिए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्द अपना रात्रि प्रवास का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि प्रवास कर विकास कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही जनता से सीधा संवाद करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों को भी रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री भी रात्रि प्रवास करेंगे? आखिर क्यों 1 साल बाद भी नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पिछले वर्ष 2 दिसंबर 2023 को प्रदेश की 102 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद कई बार सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन निकाय चुनाव नहीं कराए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा का तर्क है कि आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने 13 जिलों में प्रभारियों के नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं चुनाव बहुत जल्द हम कराएंगे और इससे पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अभी गतिमान है। चाहे हम लोग आरक्षण की बात करें, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, हम लोग उस दिशा में बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द इसका फैसला जब आरक्षण का हो जाएगा तो चुनाव का जो प्रोग्राम है वो हम जारी करेंगे और तत्पश्चात चुनाव होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन तो उनके कैबिनेट के सहयोगी कभी नहीं करते देखे मैंने, न अधिकारी उनके आदेशों का पालन करते हैं। पहले भी सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गोद लिए गांव किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता है। मंत्रियों ने कितने गांवों का प्रवास किया, अधिकारियों ने कितने गांवों का प्रयास किया, किसी को नहीं पता है। अब मुख्यमंत्री के गांव प्रयास से क्या हालात बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में रात्रि प्रवास हो जाएगा, लेकिन सचिवालय में कामकाज कैसे सुधरेगा, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था कैसे सुधारेगा, ऊर्जा विभाग का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, बैकडोर से जो भर्तियां हो रही हो कैसे रुकेंगी, ये बड़े सवाल हैं। इस पे काम करने की आवश्यकता है। गांव प्रवास से मुख्यमंत्री जी को सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। पार्टी प्रतीक्षा में है राज्य चुनाव आयोग की कि चुनाव का शेड्यूल घोषित हो, और चुनाव का शेड्यूल घोषित होने के बाद उसमें इससे पहले आरक्षण की भी जो है घोषणा चुनाव सरकार के द्वारा की जानी है। कहाँ पर अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनेगा, कहाँ पर ओबीसी का बनेगा, कहाँ पर महिला होगी, कहाँ पर सामान्य होगा, ये आरक्षण का पूरा चार्ट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नगर निगम में 3-3 लोगों का एक कमेटी बनाई है, जिनको पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहे हैं। नगर निगम के अतिरिक्त जो शेष जिला है, उस शेष जिले की जितने निकाय हैं उनके लिए भी 3 लोगों की कमेटी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। और आरक्षण जारी होने के बाद, आरक्षण पर निर्णय होने के बाद वो कमेटी वहाँ जाएगी
और 3-3 लोगों का पैनल बना करके लाएगी। फिर राज्य की जो हमारी चुनाव की समिति है प्रदेश की, वो फिर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल चुकी है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव और सहकारिता चुनाव को सरकार टाल चुकी है। इस बीच धामी सरकार ने जिला पंचायतों में अध्यक्षों के प्रशासन बना दिया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार ने निचली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को छलने का काम किया है। बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने इस निर्णय को पंचायती राज एक्ट में निहित प्राविधान और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप बताया है। नगर निकाय के चुनाव जो है सरकार को समय रहते कराने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव कराने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। न्यायालय में उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन लगता नहीं है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, कि सरकार चुनाव जो है करा पाई। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और पंचायतों में तो गजब कर दिया सब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। अरे संविधान के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं, तो थोड़ी तो शर्म करे सरकार। आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को तो जो है प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक दायित्व दे दिया, तो फिर भाई जो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने क्या बिगाड़ा? फिर प्रधान संगठन, उन्होंने क्या बिगाड़ा? भाई हर इकाई का एक अपना महत्व है। देखिए, ये कदम बिल्कुल कानून के अनुसार उठाया गया है, और एक महत्वपूर्ण बात ये है, अगर अधिकारी इस पर बैठाए जाएंगे प्रशासक के नाते, तो उनके पास पहले ही बहुत काम होता है। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि प्रशासक रहे हैं उसके, तो वे अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको पूरी धरातल की सच्चाई पता है, कहाँ पर काम हो रहे हैं उसकी जानकारी है। तो विकास की जो कार्य चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और जनता को भी सुविधा होगी। दूसरी ओर अधिकारियों में चूँकि काम का दबाव रहता है, ऐसे में कितना वो ध्यान दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते, ये अपने आप में हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सरकार का ये नियम जो कदम उठाया गया है, ये जहाँ एक और कानून के अनुसार है और दूसरी ओर ये जनता के हित में भी है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आकंठ भ्रष्ट और बेईमान लोग सत्ता में बैठ गए हैं। जब ये 5 साल में अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं कर सके, तो आखिर लास्ट मोमेंट में ये कोर्ट को कैसे बताएंगे कि अब हम जो है आरक्षण की परिधि को सही तरीके से चिन्हित कर रहे हैं। कहने का मतलब है, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार है, और भाजपा की इस नीति को अब जनता समझ भी रही है कि ये लोकतंत्र के ऊपर हावी होकर केवल भ्रष्टाचार करने की मंशा से ऐसे काम कर रही है। कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक 4 चुनाव टालने का रिकॉर्ड बन गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 साल बाद भी निकायों में प्रशासकों की तैनाती दर्शाता है कि सरकार चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। इस बीच जिला पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर सरकार ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार चुनाव नहीं करा रही? आखिर प्रदेश में कब तक प्रशासकों का दौर चलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में तमिल डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। हमारा अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रभा बंदूनी जी के साथ में। प्रभा जी, रात्रि प्रवास तो मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है, क्या निकाय चुनाव अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी करा लेगी क्योंकि मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं? पहले मैं आपको कहूंगी, रात्रि प्रवास तो देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे विधायक हो, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और रात्रि प्रवास तो देखिए वहां की जनता के सुख दुख में शामिल होना, ये हमारा कर्तव्य है, उसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पूरा करती है। और जहां तक मैं ये कहूंगी नगर निगम चुनाव का आप पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी ही नगर निगम चुनाव की घोषणा हो जाएगी।
क्योंकि इससे पहले भी हमने यही चर्चा करी है कि उनका जो ये देरी से हुए देर उनमें लगी है, उसका मेन जो मुद्दा था ये था कि नगर निगम चुनाव में आपको पता होना चाहिए कि हमारे परिसीमन और जो रिजर्वेशन की मैंने कहा प्रक्रियाएं होती है, वो बहुत जरूरी प्रक्रियाएं हमारी होती है। अगर वो हमारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं है तो आप खुद सोचिए किस लेवल पे हम चुनाव करवाएं। अभी हमने जब पिछली वोटर लिस्ट आई थी चुनाव से पहले, हमने उनको अच्छे ढंग से जब हमने खुद देखा था तो हमने देखा था एक बूथ पे 50% तक वहां पर लोग उसमें शामिल ही नहीं थे। तो क्या ये उचित होता कि अगर वहां के एक बूथ के 50% लोगों के नाम उस लिस्ट में नहीं थे और हम चुनाव करवा देते? परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब भी हमारे ये नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, तो बिना परिसीमन के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं की जा सकती है। और ये जो जितनी भी प्रावधान या जो कार्य प्रणाली हमारे हम चल रहे हैं, तो ये सब संविधान के अनुरूप हो रहा है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि सरकार अपनी मर्जी से इसमें देरी कर रही है या सरकार की ऐसी कोई मंशा है। और दूसरा, आपको पता ही है कि इससे पहले हमारे देश के चुनाव हो या हमारे कई राज्यों के भी चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, और ये हम कह सकते हैं हमारे उपचुनाव भी उत्तराखंड में थे। तो ये बहुत सारे ऐसे चुनाव थे जहां पे हमारी सारी मशीनरी वहां पर लगी हुई थी, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर तैनात थे। तो उन परिस्थितियों में हमारे ये सारे कार्य पूर्ण किए जा रहे थे, चाहे वो परिसीमन के कार्य हो या फिर हमारे रिजर्वेशन के कार्य हो। तो इन सबको पूर्ण होने में थोड़ा हमें समय लगा, और अब मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये सारी प्रक्रियाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही नगर निगम के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीद है कि अब जब बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है तो कम से कम कर ही दी जाएगी। राजेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। राजेंद्र जी, अब तो बीजेपी भी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए कि अब निकाय चुनाव हो जाएंगे सर। हालांकि ये लाख कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि ये कितना भी कह लें, हम नहीं मानते कि चुनाव कराने की मंशा इनकी है, चुनाव कराने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि चुनाव होंगे? निकाय चुनावों की स्थिति लगभग अब इनकी ओर से साफ की जा रही है। गरिमा, मुझे नहीं लगता कि ये 31 मार्च से पहले चुनाव कराएंगे, क्योंकि जैसे हमारी बहन जो है प्रभा कह रही थी कि चुनावी प्रक्रिया में, मैं बताऊं प्रभा जी, सरकार में एक विभाग होता है पंचायत चुनाव। अभी हमने चर्चा की है, 2 दिन पहले हमने उस पर ही चर्चा की। हाँ, उस चर्चा में मैं नहीं था शायद। हाँ सर, प्रभा जी भी नहीं होंगी। हाँ। मुझे मालूम नहीं। उस विभाग की जिम्मेदारी है हर चुनाव की, पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, इनकी तैयारी करना, इनका परिसीमन कराना, इनकी वोटर लिस्ट बनवाना, इसके लिए बाकायदा। राजेंद्र जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास में लौटेंगे, पूरी बात सुनेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, एक बार पहले उसको सुनते हैं। समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपए का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर, दुर्घटना बस दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांगजन से विवाह करने पर 25,000 रुपए की धनराशि दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के दिव्यांग बच्चों तथा दिव्यांग अभिभावकों को, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण खरीदने के लिए 7,000 रुपए की एकमुश्त धनराशि का भी प्रावधान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों को
आर्थिक लाभ देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी प्राथमिकता से कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु जनपद टिहरी, जनपद नैनीताल, जनपद पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों को निःशुल्क प्रिंटिंग प्रेस, सिलाई कटाई आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दिव्यांगों को बहुआयामी सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया गया है। दिव्यांगजनों के अधिकारों और संरक्षणों को संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य में न्यायालय आयुक्त की स्थापना की गई है। साथ ही प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। राज्य में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु देहरादून में एक विशेष नारी निकेतन संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार हरगोडपुर क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं को सबल बनाए जाने हेतु हाफ वे होम संचालित किया जा रहा है। जहां एक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान संचालित किया जा रहा है, वहीं उधम सिंह नगर में विशेष मानसिक पुनर्वास गृह का निर्माण भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांग जनों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस दिशा में आयोजित हुआ आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह हमारे प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों को प्रेरित करने में अवश्य सफल होगा। आज के इस अवसर पर मैं दो घोषणाएं भी यहां पर करना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अगले वर्ष दिव्यांग दिवस तक उनकी जरूरत के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप जितने भी निःशुल्क जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलेवार स्पेशल कैंप लगाकर उनके उपकरणों की आपूर्ति उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट होंगे उनको निःशुल्क आईएएस ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी प्रत्येक जिले के अनुरूप की जाएगी। मुझे आशा और विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज पुरस्कृत होने वाले उत्कृष्ट और दक्ष दिव्यांगजनों को पुनः एक बार अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में लगातार बने, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। गरिमा, मेरा कहना यह है कि अगर सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी तो पंचायत अधिनियम ये कहता है कि सरकार को अधिकार है वो जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए बोर्ड को, निगम को समय बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसे अभी मैं रिपोर्ट आपकी सुन रहा था, हमारे यहाँ रुड़की नगर निगम के जो मेयर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो चार्ज चला गया डीएम साहब के पास और डीएम साहब से चला गया सीडीओ के पास, और सीडीओ या डीएम कभी नगर निगम में नहीं आए, एमएनए चला रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, बजाय वहां प्रशासक नियुक्त करने के, सरकारी लोगों को बैठाने के, वहां जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित थे उन्हीं का समय काल बढ़ा देना चाहिए था। जब भी चुनाव हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, चुनाव तो तय है कि मार्च के बाद होंगे। उसका कारण है कि इस साल जो है अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हुए, जून जुलाई तक उसकी आचार संहिता रही, फिर जो है बरसात का सीजन आ गया, बरसात के सीजन के बाद अब ये कार्यकाल पूरा हो गया। अब जब काम होने थे तो ये जो बजट खाने का जो सिस्टम है मार्च तक का, उसे डायरेक्ट जो है देहरादून और दिल्ली की तरफ मोड़ने के लिए इन्होंने ये कार्यकाल बढ़ाया, इसलिए इन्होंने समय पे चुनाव नहीं कराए। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को तो एज इट इज कंटिन्यू कर दिया, तो आपने नगर निगम, नगर पंचायत, ब्लॉक, वहां ग्राम प्रधान, उन्हें क्यों नहीं कंटिन्यू किया?
मेरा ऐसा मानना है, जो मूल अवधारणा है पंचायत राज एक्ट की, कि स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों की हो, अगर इन्हीं लोगों को समय दिया जाता वो ज्यादा बेहतर था। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव अप्रैल से पहले नहीं हो सकते, क्योंकि अभी परिसीमन चल रहा है, उसके बाद आरक्षण होगा, आरक्षण के बाद उसकी आपत्तियां होंगी। और मैं आपको एक बात ऐसी बताना जा रहा हूं, इस सरकार ने न्याय विभाग के पास अपनी फाइल को भेजा है और न्याय विभाग से ये लोग राय मांग रहे हैं कि क्या नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, इनके चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। प्रवर समिति की बैठक में भी अभी अनौपचारिक रूप से कोई सहमति नहीं बनी है, ना औपचारिक रूप से बनी है। तो इसलिए जो है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, लोग आरक्षण के विरोध में भी जाएंगे, आपत्तियां भी होंगी, कोर्ट भी जाएंगे, परिसीमन पे भी आपत्तियां होंगी, किसी भी सूरत में ये चुनाव अप्रैल से पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि 31 मार्च को इन्हें जो है बजट जो है उसका बंदर बांट करना है। ठीक है, देखिए वही चीज निकलकर सामने आ रही है ना कि ये कितने भी दावे कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी या विपक्ष हम कह रहे हैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना इस हद तक चीजों को बढ़ा दिया है। पहले निकाय चुनाव तक बात अटकी थी, अब तो पंचायत चुनावों में भी जो प्रशासक है उन्हीं के हवाले जिम्मेदारी दे दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पर हमने लंबी चर्चा भी की थी, जिसमें कई सारी चीजें अहम निकलकर सामने आई थी। केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। दीपक जी, चुनाव कराएगी सरकार कह रही है, हालांकि चुनाव कराने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा होता जा रहा है। अब तक निकाय चुनाव में ही वो स्थिति थी, लेकिन अब पंचायत चुनाव में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास अभियान तो शुरू कर दिया है, तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब सरकार थोड़ा चुनावी मोड में प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं दबे पांव शुरू कर रही है। क्या चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए दीपक जी। गरिमा जी, पहली बात, पूरे भारतवर्ष को एक नेशन एक इलेक्शन का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जब उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में पंचायत चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, और यहाँ तक कि आपने जब पहले कहा कि जो छात्र इकाई है, छात्रों के जो चुनाव हो, उसको कराने में जब असमर्थ दिखती है या अपने आप को असमर्थता जाहिर कर रही हो, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कह सकते हैं? ये तो विरोधाभास है, दो अलग अलग बातों का। रही बात आपके, जब पूरे एक वर्ष में हमने बहुत बार आपने चर्चा रखी है, हर बार जब लगता है कि चुनाव होने वाले हैं आपने अपना चर्चा रखी, और मैंने तब भी कहा था, गरिमा जी आपको याद होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं समझेगी, नहीं सोचेगी, नहीं देखेगी, तब तक वो किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं कराएगी। तब आप कहते थी, तब आप मुझे बोलते थे कि वो परिस्थितियां क्या होंगी, तो आप ये सवाल का जवाब तो या तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वही दे सकती हैं। लेकिन ये एक बात निश्चित है कि जो बजट का बंदरबाट जो पिछले एक वर्ष से किसी कारण से नहीं हो पाया था, जो मुझसे पूर्व चौधरी जी बोल चुके हैं, अब ये उसी बंदरबाट का ही एक नतीजा है कि आपने अपने जो जिला जो पंचायत अध्यक्ष हैं उनको तो आपने वो बना दिया, आपका वो क्या बोल रहे थे आप, हमने पर्यवेक्षक बना दिया, एक तरीके से उनको वो बना दिया। लेकिन जो ब्लॉक स्तर के प्रमुख हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको आपने वो नहीं बनाया। आपको ये विरोधाभास क्यों? यदि चुने हुए प्रतिनिधि को ही हमने बनाना था तो त्रिस्तरीय चुनाव है, त्रिस्तरीय, जिले में अलग प्रतिनिधित्व होता है, जिले की अलग इकाई होती है, ब्लॉकों की अलग इकाई है और ग्राम की अलग इकाई है। तो जब आपको बनाने थे तो तीनों को बना देते आप अध्यक्ष, उन्हीं को उन्हीं को कार्यभार दे देते। अगर आपकी मंशा यही थी कि हम लोग किसी भी प्रकार से अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, विकास का कार्य नहीं रुकना चाहिए, तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वही विकास कार्य कर रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख है वो विकास कार्य में सहभागिता नहीं कर रहा, या ग्राम प्रधान जो ग्राम में जाके अपने विकास कार्य कर रहा है वो इसका भागीदार नहीं है? ये बोलना भारतीय जनता पार्टी का बताता है कि वो जो अपने निर्णय है उसको सही साबित करने के लिए भी तर्क देने के लिए तैयार है, लेकिन तर्कशील जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर इनकी ये मंशा छिपी हुई है कि ये किसी भी तरीके से जो बजट है, जो मुख्य रूप से
जो बजट का किसी कारण से बंदरबाट नहीं हो पा रही है, उसकी तरफ इनका ध्यान है। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके निकाय चुनाव की अगर अधिसूचना जारी हो जाए तो सब पार्टियां तैयार हैं और वो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से कमर कसी हुई है। तो अगर ऐसा हो जाए, लेकिन पिछले 1 साल से 4 या 5 बार तो आप डिबेट कर चुकी हैं गरिमा जी, मुझे लगता है 1-2 बार और डिबेट आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम निकाय चुनाव को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और देखिए खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका रतनमणि जी। चर्चा निकाय चुनाव पर बहुत बार हो चुकी है, कई बार आप भी हमारे साथ में बैठे हैं, लेकिन स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं कि जस की तस चीजें नजर आ रही हैं। हर डिबेट में सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि निकाय चुनाव हो जाएंगे और विपक्षी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव ये नहीं करा पाएंगे, जो तिथि खुद इनकी ओर से दी जा रही है उस तिथि से पहले भी नहीं करा पाएंगे। ऐसी असमंजस की स्थिति भला क्यों हुई प्रदेश में? देखिए गरिमा जी, ये एक अक्षम जब सरकार होती है ना, और जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं होता है, वो इस तरीके से चीजें करते हैं। अब लोग सब गिना रहे हैं, मैं भी उसको दोहरा रहा हूं। आप अपने छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पाए, उसकी गाइडलाइन पहले से है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश है। आप फिर उसमें धन सिंह जी बैठ गए कि मैं अपने हिसाब से कराऊं, तो वो अपने हिसाब से चुनाव बच्चों, मतलब हमारे जो बच्चे कॉलेजों में हैं, पहले तो कॉलेज अपना कार्यक्रम बनाते थे, समय से चुनाव करवा लेते थे। धन सिंह जी ने कहा कि नहीं मैं ही कराऊंगा, सबका तय करूंगा, वो करा नहीं पाए। आप सहकारिता का चुनाव आप नहीं करा पाए, और अब नगर निगम के चुनाव तो 2 दिसंबर को 1 साल पूरा हो गया है, और ये पंचायतों का अब ये कार्यकाल पूरा हो गया है, तो कोई भी चुनाव आप नहीं करा पा रहे। तो ये इससे बड़ी अक्षमता की बात क्या हो सकती है? और फिर अपने बैकडोर से कुछ अपने लोगों को का कब्जा बनाए रखने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए अपने लोगों को आपने 12 जिलों में, हरिद्वार में तो है नहीं वो उसका कार्यकाल, तो 12 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। तो ये इनके ना अपने लोगों को बनाए रखने का आपने ये तरीका निकाला बैकडोर से। आप 73 संविधान संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए, 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो नगर निकाय के लोकल सरकार के लिए है वो संशोधन। आप दोनों जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है आप उसका वायलेशन कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं, आपको कोई परवाह भी उस नहीं है। आप हाई कोर्ट में भी अपने वचनबद्धता कर रहे हैं, उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। उधर तो आपने कहा कि नहीं ये नहीं करेंगे, कार्यकाल प्रशासन नियुक्त का आपने ये नियुक्त कर दिया, पंचायत राज एक्ट का भी आप वायलेशन कर, ये सारी चीजें उसमें जोड़ रहे हैं कि धारा 102 के तहत हमने किया। अरे भाई धारा 102 तो संविधान 73 संविधान के तहत आप सबको कर देते, फिर आप वो प्रधान की क्या गलती है? प्रधान ग्राम पंचायत ब्लॉक के, क्षेत्र पंचायत के, ग्राम पंचायत के, ये लोग तो आंदोलन कर रहे थे, आपसे डिमांड कर रहे थे, हाईकोर्ट तक जाने की बात कर रहे थे कि भाई 2 साल तो हमारा कोविड में चला गया, हम काम नहीं कर पाए, जो हम जिसके लिए हम आए थे वो काम हमारे अधूरे हैं, तो हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और ये सरकार चाहती तो बढ़ जाती, और सरकार नहीं चाहती तो 6 में आप चुनाव करा देते उनके। ये नगर निगमों के चुनाव क्यों नहीं कराया आपने? आप तमाम अब जो काम आप कह रहे हैं कि आप करना है, आरक्षण करना है, परिसीमन करना है, भाई उसके लिए तो आप 6 महीने पहले लगते हैं ना उस पर। यही तो व्यवस्था है, ये तो कानून बना हुआ है, कोई आपने नया कानून तो नहीं बनाना है। क्या आप उसकी तैयारी आप 6 महीने पहले से करते?
आपने वो नहीं किया, जानबूझ के आपने नहीं किया, आपकी मंशा नहीं थी कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण के बजाय आप केंद्रीकरण कर रहे हैं। इन निकायों का इसका तो संविधान इसलिए संशोधन किया गया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, लोगों तक हम सत्ता को जाएंगे, लोग अपने विकास कार्य योजना पर उसको बनाएंगे और उसको चलाएंगे, उस पर सरकार उसका बजट देगी, उसका नियत करेगी। लेकिन आप उसका केंद्रीकरण करना चाहते हैं, सारी योजनाओं का मुख्यमंत्री खुद ही चलाना चाहते हैं। अब वो प्रवास की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने इस पे भी डिबेट की थी कि कितने, वो बताओ ना कि कितने मंत्रियों ने रात्रि प्रवास किया है किसी भी जगह। आप फिर कह रहे हैं कि मैं प्रवास करूंगा, अब मंत्रियों को भी कह दिया प्रवास करेंगे। प्रवास क्या करेंगे, वहां देखेंगे कितना हिसाब बचा हुआ है, भाई उसको खर्च करो। ये इसका हिसाब इनको करना है। कोई तमाम जो योजनाएं हैं इनकी असफल रही हैं। घर घर बहुत, प्रधानमंत्री तो लाल किले से बोला था हर घर नल, हर घर नल, हर 2022 तक अमृत काल होगा और सबके घर पे पक्की छत होगा, पक्का नल होगा, पक्की सब कुछ होने वाला था। तो फिर ये स्लम एरिया क्यों बढ़ रहा है? अगर आपकी पंचायतें काम कर रही होती, आपके नगर निकाय काम कर रही होती, तो अब खाली आप ब्रांडिंग कर रहे हैं चीजों का, ये ठीक। मैं ये समझता हूं कि ये जानबूझकर, और न्यायालय में भी अब तो जनवरी में उसका ये है, तो अगर यही स्थिति रहेगी तो ये चुनाव कब होंगे इसका कोई अनिश्चित रूप से ये इसको टाल रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि अगर इनको अपना वो बनाए रखनी है, साख बनाए रखनी है सरकार को, तो इनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप उनका कार्यकाल आपने जिला पंचायतों में बढ़ा दिया, तो आप ब्लॉक प्रमुखों को बनाइए, आप प्रधानों का भी उसका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। उनकी तो डिमांड भी थी पहले से, जिला पंचायत अध्यक्षों की थी भी नहीं पंचायत राज व्यवस्था के अंदर सीधा। तो उसको आप क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वहां आपको लग रहा है कि वह सारे लोग अपने नहीं है। तो आपने अपने लोगों को संतुष्ट करना है, बाकी किसी की आपको परवाह नहीं है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। ठीक है सर, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। प्रभा जी के पास में वापस लौटते हैं। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ में लगातार बनी हुई। प्रभा जी, आपने सुन लिया, हर किसी को शिकायत है और चुनाव होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैडम, एक के बाद एक चुनाव, कौन से चुनाव करा पाने में सक्षम सरकार नजर आ रही है? अपने आप में बड़ी बात है, छात्र संघ का चुनाव हो गया या फिर अभी पंचायत के चुनाव को लेकर वही स्थिति हो गई। आपकी तैयारी कब पूरी हो पाएगी जो चुनाव होंगे? आप हर बार कह देते हैं कि हम बेहतर देने के लिए ये काम कर रहे हैं। आपके प्रवक्ता कई सारी चर्चाओं में ये बोलकर गए कि और बेहतर चीजें मिल सकें, लेकिन मैम कब मिलेंगी बेहतर चीजें? क्या चुनाव रुकने से विकास के कार्यों में बाधा नहीं आती? आप लाख कह लें, और अगर नहीं आती तो फिर चुनाव की प्रक्रिया बंद हो जानी चाहिए। जब यूं ही सब कुछ चल रहा है प्रशासकों के भरोसे, तो फिर चुनाव कराना ही क्यों है? गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे अभी कांग्रेस के हमारे बड़े भाई हैं, वो ये कह रहे थे कि ये प्रावधान है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो इससे मैं कहती हूँ कि इस तरह के झूठ और भ्रम तो बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट है, जो इसमें कार्यकाल बढ़ाने का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही एक प्रावधान मैं कहती हूँ याचिका दायर की गई थी 2021 में दी गई थी कि इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात तो यहीं पर खारिज हो जाती है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अगर उनको प्रशासकों की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है और उसको प्रशासक बना दिया जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी अच्छी तरह से वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी उठा सकता है, वहां पर जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, तो उतनी अच्छी तरह से एक कोई सरकारी या वहां पे किसी विभागीय प्रशासक को भेजा जाए, वो इतनी अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रशासक की नियुक्ति कोई ना कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। और अगर ये पंचायती राज एक्ट की, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, जब इससे पहले इनकी सरकारें यहाँ पर रही हैं, तो इसको लाने वाला कौन था? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि हमें पंचायती राज एक्ट को लाना पड़ गया? 2016 में जब चुनाव होने थे ग्राम पंचायतों के हर त्रिस्तरीय उसमें, तो तब पंचायती राज एक्ट लेके कौन आया? जो एक साल उसको डिले किया गया, तो वो तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी जिनको एक साल डिले करवाने पड़े। और मैं तो कहूंगी कांग्रेस की सरकारों के नाम तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है जहां 22-22 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं करवाए हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि चुनाव नहीं होने चाहिए, निश्चित तौर पर चुनाव तो होने चाहिए, हर जगह चुनाव का प्रावधान है, तभी विकास हमारा निरंतर गति से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये तो मैं हमेशा आपको ये कहूंगी। लेकिन ये आरोप लगा देना कि
भाजपा नहीं करवा रही है या इनके कार्यकाल कोई बहुत ज्यादा पहले नहीं गया है, तो इनकी ही सरकारों में एक्ट बने हैं, इनकी ही सरकारों ने सारे चुनाव डिले किए हैं, तो इनको तो अपने गिरेबान में ये चीज झांकनी चाहिए कि जो हम आरोप प्रत्यारोप दूसरी सरकार पर लगा रहे हैं, पहले अपने बारे में ये चीजें सोचिएगा आप। तो ये झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, और जहां तक ये कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भाजपा के हैं, तो क्या उसमें और पार्टी के अध्यक्ष नहीं है? क्या उसमें कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष नहीं है? तो उन प्रशासकों की तरफ से तो ऐसा कोई विरोध नहीं आया है अभी तक हमारे सुनने में कि कहीं कोई ऐसी खबर आई हो कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, हमें प्रशासक बना दिया गया है। तो ये तो मैं कहूंगी बहुत ही निराधार आरोप है, बहुत ही नीची राजनीति ये लोग कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अगर ये विकास के मुद्दे पर ध्यान दे, अभी भी बहुत समय है कि वहां पर जाके ये क्षेत्र में कार्य करे, तो आने वाले चुनाव में मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर सकते हैं। और जहां तक नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, तो आप ये बताइए ये मुद्दा किसका है? इसको लाने वाले कौन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो, पर ये परिस्थितियां भी सबको पता है कि अभी लोकसभा के जो उसमें भी तो सरकारी मशीनरी यूज होती है ना। आप ये देखिए, चुनाव होते हैं और फिर सरकार का जो काम होता है वो सरकार का काम राज्य में चुनाव करवाने से लेकर सरकार में इतनी योजनाएं हर लेकर हम आ रहे हैं। आप देखेंगे हर दिन कोई ना कोई नई घोषणा होती है, उन पर भी हमें अमल करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा हमारी जितनी भी हमने नीतियां बनाई है वो किसी के लिए भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आज हमारा राज्य आप ये देखेंगे जो जो हमने वादे किए थे चुनाव में, आज हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं। तो सरकार को तो विकास भी करना है, राज्य को तीव्र गति से आगे भी बढ़ाना है। और जैसा कि हमारा संकल्प है कि 2026 तक, और ये रजत जयंती हमारा वर्ष चल रहा है, इसमें हमने जनता से जो वादे किए हैं उनको पूर्ण गति से हम पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। और सभी देख रहे हैं कि आज उत्तराखंड जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो सरकार को तो विकास भी देखना है, चुनाव भी समय पे करवाने हैं। और मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। और जो प्रशासक हैं उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना ये नहीं कि ये मतलब हम कहेंगे कि पहली बार ऐसा किसी राज्य में हो रहा है या कांग्रेस की सरकारों ने एक्ट लाने वाले ये लोग हैं, चुनाव आगे बढ़ाने वाले ये लोग हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो ये कहते हैं कि नहीं ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये तो इनको भी अपने सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और अगर कोई हमारे पे ये सवाल उठा दे तो ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप हुआ है और इसमें किसी को कोई फायदा पहुंचेगा ऐसी कोई भी हमारी मंशा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के भले के लिए काम करती है। और अभी जो हमारे चुनाव हुए उसमें सबने देखा है कि कांग्रेस ने कितना झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, लेकिन जनता ने उसको इसका जवाब दे दिया है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि अभी तो अगर हम ये चाहते तो परिस्थितियां तो हमारे अनुकूल हैं, चुनाव तो अभी हमारे में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। हम चाहे तो हम तो ये कहें परिस्थितियां हमारे अनुकूल है तो अभी फटाफट चुन, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक जो कार्य प्रणाली है चुनाव करवाने की अगर वो पूरी नहीं होती है, हम जनता पर चुनाव थोप दे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। और चुनाव निश्चित तौर पर समय से ही होंगे और मेरे को लगता है सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि चुनाव होने वाले। और जैसे ही हमारे नगर निगम के चुनाव पूरे होते हैं उसके साथ साथ ही हमारे जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव है उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो भी साथ साथ करवा दिए जाएंगे। ये मैं इस बात पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ठीक है, लेकिन मैम जो तर्क आपने दिए कि सरकार के पास में इतनी सारी योजनाएं होती हैं, उनको धरातल पर पूरा करना होता है, सरकार के पास में ये काम है, सरकार के पास में वो काम है। लोकसभा के चुनाव तक सब ठीक था, लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव भी हो गए, एक नहीं दो मंगलौर में जो स्थिति हुई, केदारनाथ में जो स्थिति हुई, निकाय चुनाव के लिए साल भर से समय नहीं है। ये तर्क कैसे फिट बैठ रहा है मैडम? आते हैं सर, राजेंद्र जी आते हैं। जी, जो कि हमारे चुनाव होते हैं उनके जैसे ही हमारे वो पूरे हुए थे, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि थे उनको उसके लिए तुरंत कार्य, ऐसा नहीं है कि कार्य तब शुरू नहीं हुआ था, कार्य तुरंत तभी शुरू हो गए थे। आप ये देखिए कि मार्च अप्रैल में खुद हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हम खुद जनप्रतिनिधि हैं, जब हमने खुद देखा वोटर लिस्ट आ गई कि चुनाव होंगे, लेकिन जब हम उस वोटर लिस्ट को हमने खुद वो वोटर लिस्ट देखी उसमें आधे लोगों के नाम नहीं है। आप ये देखिए गरिमा जी, जब हम किसी को उस लिस्ट में ऐड करते हैं तो कितनी प्रक्रियाएं उसमें फॉलो करनी पड़ती है। मैं खुद उस वोटर लिस्ट को बनाने में वहां पर रही थी। आज हमें जनता के बीच में चुनाव में तो देखिए हर कोई भागीदार होगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप किस पार्टी को वोट करिए, लेकिन हर किसी व्यक्ति को वोट देना उसका अधिकार है। तो अगर हम उसको वंचित कर रहे हैं वोट के अधिकार से, उनका आधार कार्ड लेना, लेकिन मैम इस कमी को दूर करने की भी तो एक समय सीमा होगी। इस कमी को दूर करने की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या कोई तय समय नहीं निर्धारित किया जा सकता? इसके लिए क्या 2-4 सालों का वक्त लगता है?
ये चुनाव तो लोकसभा के चुनावों में फिर तो यानी इसका मतलब है बहुत सारे वोटर लिस्ट रह गए, वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं था वो उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया। ये जो हक की आप बात कर रही हैं, ये हक क्या लोकसभा के चुनाव में नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, लोकसभा के भी जब चुनाव हुए थे तो उससे पहले भी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई थी। ये तो वही चीज है ना कि एक छोटा सा एक वर्ग है जिसके लिए आप बेहतर काम करने की बात कर रही हैं, लेकिन उसके लिए समय सालों लग रहा है, तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और अब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आप कह भी रहे हैं कि हम इस वक्त पर निर्धारित समय में चुनाव करा देंगे, लेकिन आपके विपक्षी आपकी बात को सुनने और मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज को इतनी बार दोहराया कि आप वही ना शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन जब असल में आया तो कोई सुन ही नहीं रहा है। गरिमा जी, ये बात तो मैं आपको पहले ही कह चुकी। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। पहले इनकी तो खुद की ये पॉलिसी रही, ये दूसरों को ये बातें सिखाने की मैं कहती हूँ कोशिश ना करें। ठीक है, आप सुन लेते राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी बोलिए। गरिमा, बहुत सी चीजों की आदमी को जानकारी नहीं होती है और बोलना जरूरी है। सरकार के प्रवक्ता हैं। 7,795 ग्राम पंचायत हैं पूरे राज्य में, 95 ब्लॉक्स हैं, 13 जिले हैं। इन लगभग जो है 8,000 यूनिटों को अगर आप 20-25 लोगों के जिम्मे या 100 लोगों के जिम्मे सौंप देंगे तो विकास बाधित होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, 30 जुलाई 2024 हमारे माननीय पंचायत राज मंत्री सतपाल जी महाराज ने बाकायदा लिखित में एक चिट्ठी जारी की पंचायत विभाग को कि आप जो है हरिद्वार के साथ पूरे उत्तराखंड के पंचायत चुनाव कराएं, इसलिए 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक सरकार को पंचायत राज एक्ट के अनुसार कार्यकाल घटाने का अधिकार नहीं है। एक दिन भी कार्यकाल सरकार घटा नहीं सकती है चुनी हुई सरकार का। पहली बोर्ड बैठक से या ग्राम पंचायत की पहली बैठक से या जिला पंचायत की पहली बैठक से या क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक से, लेकिन बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अभिनय बहन जी को हमारे जो है थोड़ा सा आप पंचायत एक्ट को पढ़ लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि गरिमा, विकास जो है पैरेलल चलता है। पैरेलल विकास में सरकार का भी योगदान होता है, जनता का भी योगदान होता है। ये जो ग्राम्य विकास है, पंचायत विकास है, निकाय विकास है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के मुकाबले क्षेत्रीय लोगों की ज्यादा है। अब अगर आप उन्हें हटा देंगे तो जैसे पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा इस समय। मैं पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा हाउस टैक्स पूरे उत्तराखंड में है, सबसे ज्यादा बिजली महंगी पूरे देश में, जबकि हम बिजली उत्पादित राज्य हैं। 1 रुपए 31 पैसे यूनिट की बिजली हम 7 रुपए 70 पैसे बेच रहे हैं अपने लोगों को। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हाउस टैक्स है, सबसे ज्यादा सीवरेज टैक्स है, सबसे ज्यादा वाटर टैक्स है। सरकार और महंगाई उससे भी ज्यादा होगी। इसलिए सरकार को ये भय है कि किसी, अभी इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा हायर साइड है। अभी कल परसों ही केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि विकास दर जो है 5.4 है, जबकि ये लोग अप्रैल में कह रहे थे कि 8 हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका असर इन ग्राम पंचायतों पे, निकाय पंचायतों पे पड़ेगा। क्योंकि ये देश का चुनाव तो है नहीं कि भाई आप मोदी जी का चेहरा लेके चुनाव लड़ेंगे। इस भय से, इस बंदर बांट करने से, लूट खसोट करना, इनके ये 2 मुख्य कारण हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचायत एक्ट में आप कार्यकाल कम नहीं कर सकते, बढ़ाने का राज्य सरकार को अधिकार है। बाय कैबिनेट और बाय हाउस कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये बहन जी से मैं पूछूंगा बहुत सारी चीजें, तो इन्हें उन चीजों का पता नहीं है। पेयजल में इतना घोटाला घपला, ये जो भाई दीपक रावत जी कह रहे थे कि अमृत जल योजना जगह जगह फूटी पड़ी है, लीकेज है। हमारे यहाँ सीवरेज में लगना था पीवीसी पाइप, लगा दिया आरसीसी पाइप, लगाना था 24 इंची, लगा दिया 18 इंची। ये सरकार की प्रायोरिटी जनता है ही नहीं, और जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनके पास बहुत सारे बहाने हैं। जैसे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ देना। चंपक लाल जी जो है राम मंदिर के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खा गए, जमीन खरीद फरोख्त में कोई नहीं बोल रहा। इस तरह से आप अभी अगर किसी से पूछो भाई आपने क्या किया, साहब हमने जो है हरिद्वार में
2.5 लाख दिए जला दिए। एक दिया जो है जो 60 पैसे का मिलता है वो खरीद लिया 5-6 रुपए में। 3 रुपए का था उसमें जो है सरसों का तेल ही भर दिया इन्होंने। तो ये जनता को जो है बचाओ। डोभाल साहब आप जैसे विद्वान लोग, और मैं तो बार बार कहता हूँ कि के न्यूज जो है उसने हमेशा से जनता की बात रखी है। आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो पत्रकारिता है, शानदार है, सराहनीय है। लेकिन ये सुनेंगे नहीं। चुनाव अप्रैल में भी होगा या नहीं वो भी डाउटफुल है, क्योंकि लिटिगेशन में जाएगा मैटर। परिसीमन का जाएगा। अभी हमारे यहाँ रुड़की नगर निगम से लगा हुआ गांव है रामपुर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रुड़की, वो रुड़की का हिस्सा नहीं है। लेकिन मुतल्लापुर जो उससे वहां से 2 किलोमीटर आगे है वो रुड़की नगर निगम में है। आसफ नगर जो 4 किलोमीटर दूर है वो नगर निगम का हिस्सा है, लेकिन ढंडेरा जो मिला हुआ है वो नहीं है सर। तो ऐसा ही है। मुझे डाउट है कि अप्रैल में करेंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। वो डाउट वाली स्थिति क्लियर ही नहीं हो रही है ना, अलग अलग जगहों पर वो बरकरार है जिसका दस। प्रभा जी आते हैं आपके पास में, राजनीतिक विश्लेषक है, उनको सुन लो, उसके बाद में अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, दीपक जी को भी सुनेंगे। रतन मणि जी, वही चीज है ना कि देखिए बार बार वही बात निकल कर सामने आती है, बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ी बात निकाय चुनाव ना कराने के पीछे इतने दिनों में, इतने दिन क्या आप तो महीने या साल कह लीजिए आप, कोई एक सही तर्क नहीं दिया कि इस वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पुष्टि नहीं कर पा रहा, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या वजह है जो चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हर प्रवक्ता बैठता है नई बात बताता है, यानी कुल मिलाकर कोई भी तर्क दे, दोनों की स्थितियां साफ नहीं है। क्या वजह है कि आखिर प्रदेश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? क्यों भला नहीं करा? अगर बीजेपी नहीं भी करा रही है, बीजेपी ने अभी बिल्कुल ठीक कहा प्रभा जी ने कि अगर हम अपने फायदे के लिए सोच रहे होते तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की बिल्कुल अनुकूल चीजें चल रही हैं या बिल्कुल बीजेपी के समर्थन में चीजें नहीं हैं। बीजेपी के मन की चीजें फिलहाल है, केदारनाथ के उपचुनाव के नतीजों से हमने देखा। तो फिर चुनाव न कराने के लिए क्या वजह हो सकती है? अब देखिए गर्मा जी, ये तो वही बात है ना कि चुनाव कराने के तो लोकतंत्र में आपको कितना भरोसा है चुनी हुई संस्थाओं में, उस पर निर्भर करता है। अब लोकतंत्र से इनका कोई मतलब है नहीं। ये तो अपने पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, ना राष्ट्र में करा पा रहे, ना प्रदेश में करा पा रहे हैं। तो ये तो थोपने वाला कहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है? तो आप अभी वो कर रहे हैं ये सीधे सीधे। और जो संविधान, ये संविधान संशोधन तो इसीलिए किए गए थे कि उस समय से आपके पास 6 महीने पहले से क्यों नहीं आप प्रक्रिया शुरू करते? विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो 6 महीने पहले से आपकी व्यवस्थाएं बनने लग जाते हैं, आयोग बनता है। आपने एक रिटायर्ड अधिकारी को उपकृत कर दिया, आपने पंचायत स्थानीय उसको आयोग बैठा दिया, तो वो आयोग क्या कर रहा है? उसने अब तक क्या किया? कि वो जो अगर चुनाव नहीं करा रहे तो वो बोझ क्यों आपने हमारे ऊपर डाल दिया उसको वहां बैठा के? और हाईकोर्ट में आप कह रहे हैं, वचनबद्ध कर रहे हैं कि हम करा रहे हैं, तो आप हाईकोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, और आप लोकतंत्र का उस पर उसकी पीठ पे छुरा मार रहे हैं। आप क्यों ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रशासक हो सकता है तो मेरा ग्राम प्रधान क्यों नहीं हो सकता है? ये कहाँ लिखा हुआ है वो नहीं हो सकता है? मेरा ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं हो सकता जिससे मेरा सीधा संबंध है? इसलिए नहीं हो सकता है कि उसमें आपको बहुत सारे लगता है कि आपके साथ नहीं है वो लोग। और जो 12 जिला पंचायतों में तो 10 आपके साथ है, इसलिए आप वहां करा रहे हैं। अब उन 2 का आप गला घोट के रखेंगे। प्रशासक तो वो रहेंगे लेकिन उनके आप सुनवाई नहीं करेंगे। यही ब्लॉक प्रमुखों के साथ है, यही ग्राम प्रधानों के साथ है। इसलिए आप उनको अधिकार नहीं देना। अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं, अपने लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, इसलिए आपको लोकतंत्र में वो छूट आपको नहीं मिल सकती। लोग आवाज उठाएंगे उसके लिए, और लोग उठा रहे थे उस आवाज को। आपको कार्यकाल घटाने बढ़ाने का आप घटा नहीं सकते हो, तो कानून में है, तो लिखा हुआ है स्पष्ट, आपको पहले से मालूम है। नहीं तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है चुनाव कराने की, अब उस पर भी विश्वास नहीं रह गया और वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। चुनाव ना कराकर एक के बाद एक, तो फिर तो मंशा पर सवाल उठने लग जाएंगे दीपक जी, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी वही रवैया अपनाया बीजेपी ने, तो अब और पुष्टि होती जा रही है इनकी मंशा की। ये जिस बात को सार्वजनिक रूप से ना चौधरी जी बोल पा रहे हैं ना मैं बोल पाऊंगा,
लेकिन सच्चाई यही है, जो बंदर बाट है बजट का, ये सब उसी पे टिका हुआ है। नहीं, हमने तो बोल दी थी दीपक जी। देखिए, मैं वही कह रहा था। और प्रशासकों का, जो जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक में दिया, उनको कार्यभार दिया गया है, वो सोची समझी रणनीतिगत एक हिस्सा है। अब मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाएंगे, प्रशासक को अपने बगल में बैठाएंगे, और फिर जो बजट जहां जाना है, जहां जिसको मिलना है या नहीं मिलना है, ये सुनिश्चित हो जाएगा। यही एक माध्यम बन रहा है। वरना इससे पहले क्यों नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी का हर जिले का प्रवास, रात्रि प्रवास का कार्यक्रम? क्योंकि प्रशासक अब बने हैं वो, तो अब वही बताएंगे कि कौन से जिले में किस प्रकार का उनका विकास करना है, ये विकास से नदियां कहाँ बहेंगी, ये वही बता पाएंगे। ये सिर्फ इसी रणनीति का तहत है, और इसी रणनीति के तहत ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया ब्लॉक स्तर पे, और ग्राम स्तर में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया ग्राम स्तर में, जबकि ये त्रिस्तरीय वो हमारी पंचायती व्यवस्था है। तो ये सिर्फ इसीलिए किया गया है कि अपने अपने लोगों को ही इस पूरी एक जो सिस्टम है उसमें रखा जाए। और जो बात चौधरी जी बोल चुके हैं कि मार्च से पहले तक जो बजट है उसको इधर उधर जो सेट करना है, अपने चहेतों को लाभान्वित करना है, वही एक मंशा भारतीय जनता पार्टी की लगती है, शासन की लगती है, और वही इस टाइम हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में प्रभा जी हैं। प्रभा जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए। एक साल बाद भी प्रशासकों के हवाले ही सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ में छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं मैडम। जी गरिमा जी, मैं कहूंगी पहले तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि कोई लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं है। जो भी एक्ट है संविधान के अनुरूप ही सारे काम किए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि इतिहास में या इनकी एक शब्द है लूप होल्स, हमारे विपक्ष के भाई, एक शब्द है लूप होल्स, जिसका भरपूर इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। देखिए, वो विपक्ष को तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बहुत लो लेवल की राजनीति करना इनकी मैडम, आदत है। हर सवाल विपक्ष नहीं भ्रष्टाचार पूछता, कुछ सवाल जनता भी पूछती है, कुछ सवाल हम पत्रकार भी पूछते हैं। जी जी जी, नहीं, आप जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तैयार हैं हम, आने वाले समय में बहुत जल्दी इनकी कब से कह रहे हैं आप, और सिर्फ कह ही तो रहे हैं। नहीं देखिए, सवाल तो अब यही है ना कि आप कह रहे हैं लेकिन हम वो मान नहीं रहे हैं। नहीं तो आप सावधान होता है प्रशासक का भी। 18 नवंबर को आपकी ये पंचायत के जो ये कार्यकाल पूरा हुआ था, उसके बाद ये इनके ड्यू हो गए हैं चुनाव, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये बड़ी बात ये कि भाई आरोप लगा रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार, तो मैं कहूंगी आप अपने भ्रष्टाचार का पहले हमें हिसाब दे दीजिए। ठीक है, अब कांग्रेस की गलतियां गिनाने से फायदा नहीं है मैडम, कांग्रेस की गलतियां गिनाने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस पहले ही सत्ता से बाहर है। अब सवाल आपसे पूछे या कांग्रेस से पूछे कि भाई अभी निकाय चुनाव क्यों नहीं कराया, हमने तो पूरी चर्चा में आपसे ही सवाल पूछा। हम क्यों पूछे कांग्रेस पार्टी से, उनको तो जनता जवाब दे चुकी है ना। आपके समर्थन में जनता खड़ी है, तो कम से कम आप तो जनता की जवाबदेही रखिए। आपकी बनती है जिम्मेदारी मैडम, कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो जनता के साथ बैठे हैं, विपक्ष और जनता एक बराबर माना जाता है। और हर सवाल को ये कह देना कि विपक्ष का काम है हमसे पूछेंगे, तो फिर विपक्षी थोड़ी पूछता है। अब उत्तराखंड की जनता भी आपसे पूछ रही है कि निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और आपके तर्क वही सेम जो सालों से रटे रटाए बहाने चल रहे थे, वही वाले। भी चुनाव हो रहे हैं, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। हो सकता है अगली चर्चा में हमारे चुनाव हो चुके, मैम उम्मीद है। न जाने मैंने कितनी बार निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करती हूँ, और अभी तो सबसे बड़ी बात निकाय के साथ साथ पंचायत चुनाव पर भी चर्चा होने लग गई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सब चुनाव ना करा पाना भी कहीं ना कहीं एक कमी है, तो उसको दूर करिए और चुनाव कराइए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी चुनाव ही है, उससे ही देश मजबूत चल रहा है। चलिए, उम्मीद है कि जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अब रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री की ओर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन रात्रि प्रवास के साथ साथ अब तक निकाय चुनाव पर जो फांस है वो फंसी हुई है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।